दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 का है। कक्षा 6 के पाठ 2 से है। पाठ 2 है पृथ्वी और चंद्रमा। पुस्तक का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। इस पाठ को कंठस्थ कराने के लिए जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उन बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके पास भेज रहा हूं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा ये पाठ कंठस्थ कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों को बिना देरी लगाए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आया है। रात के आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में प्रमुख पिंड कौन सा है? रात के आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में प्रमुख पिंड कौन सा है? चंद्रमा है, तारे हैं, उच्छल तारे हैं या शुक्र हैं? प्रश्न नंबर 1, रात के आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंडों में प्रमुख पिंड कौन सा है? तो प्रमुख पिंड है चंद्रमा, यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, तारा है, सूर्य है या शुक्र है? प्रश्न नंबर 2, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, तारा, सूर्य या शुक्र? तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। पहुंचने में कितना समय लगता है? प्रश्न को अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही ऑप्शन को देखें और फिर चारों ऑप्शन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, फिर उत्तर करने का प्रयास करें। तो 1 मिनट समय लगता है या 30 सेकंड समय लगता है या 20 सेकंड समय लगता है या 1.25 सेकंड लगता है? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। पहुंचने में समय लगता है 1.25 सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? चौथा भाग है, 5वां भाग है, 6वां भाग है या 7वां भाग है? प्रश्न नंबर 4, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? चौथा भाग है, 5वां भाग है, 6वां भाग है या 7वां भाग है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 6वां भाग है। 6वां भाग है। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं, आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए।
जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है उससे कितना ज़्यादा छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है उससे कितना ज़्यादा छलांग आप चंद्रमा पर लगा सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी और डी और बढ़ा लेना भाई, सी और डी 5 गुना 3 गुना। ऑप्शन चारों लिख लेना भाई, चारों ऑप्शन नहीं टाइप हुआ है तो चारों ऑप्शन हम लिख के दे रहे हैं। तो प्रश्न फिर से समझ लें अच्छी तरह, पहले प्रश्न को समझें। आप पृथ्वी पर जहां खड़े हैं वहां से एक छलांग लगाइए। जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है उससे कितना ज़्यादा छलांग आप चंद्रमा पर लगा सकते हैं। 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना या 3 गुना। तो देखिए ऑप्शन ये चारों आपको समझ लेना है। प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें, चारों ऑप्शन समझ लें और नोटबुक में प्रश्न को लिख लें, चारों ऑप्शन लिख लें, फिर हम आपको उत्तर बताते हैं। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर लगा सकते हैं पृथ्वी की अपेक्षा। पृथ्वी पर यदि आप 3 फुट छलांग लगा सकते हैं तो चंद्रमा पर आप 18 फुट छलांग लगा सकते हैं, उदाहरण के लिए। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, या 29 दिन 42 घंटे 44 मिनट में, या 12 दिन 7 घंटे 44 मिनट में, या 21 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 6, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। तो ऑप्शन आप देखें। ऑप्शन ए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 29 दिन 42 घंटे 44 मिनट, 12 दिन 7 घंटे 44 मिनट, 21 दिन 7 घंटा 43 मिनट। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं। पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं, या कृष्ण पक्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं। पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं, या कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जिस रात थाली चंद्रमा सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को क्या कहते हैं। जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता
उस रात को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, अमावस्या कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, अमावस्या कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। तो जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को कहते हैं अमावस्या। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 9, चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, चंद्रमा मास कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? तो इस बदलाव को कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट या 20 दिन 12 घंटे 44 मिनट या 15 दिन 12 घंटे 44 मिनट या 12 दिन 12 घंटे 12 मिनट। प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी भी घूम रही है और चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहा है, तो परिक्रमा करता रहेगा पर पृथ्वी थोड़ा आगे बढ़ जाएगी। अब उस आगे बढ़ने के कारण चंद्रमा की जो शक्ति है, चक्कर लगाने वाली शक्ति है, वो थोड़ा और समय लेगी, क्योंकि चंद्रमा इधर चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगा रही, पृथ्वी आगे बढ़ रही, तो उस जो आगे बढ़ रही उस दूरी को पूरा करने में यहाँ पे चंद्रमा को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। वैसे चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 मिनट 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। पर इतने दिन में पृथ्वी जितना आगे बढ़ गई है उसको भी इसमें ऐड करके आपको बताना है। तो प्रश्न है, पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 20 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 15 दिन 12 घंटे 44 मिनट या ऑप्शन डी 12 दिन 12 घंटे 12 मिनट लगता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर भाई। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, यूरी गगारिन थे या आर्यभट्ट थे? प्रश्न नंबर 11, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा,
नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गगारिन या आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे। ये सोवियत संघ वर्तमान रूस के यूरी गगारिन थे। ये यूरी गगारिन सोवियत रूस के थे। सोवियत रूस के यानी सोवियत रूस ने अंतरिक्ष में अपने देश से यूरी गगारिन को 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। यूरी गगारिन ने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन हुआ? प्रथम अंतरिक्ष यात्री ऑप्शन सी यूरी गगारिन के बारे में समझते रहें कि ये सोवियत रूस के थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 यहाँ भी है पर प्रश्न अलग है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे। ये किस देश के रहने वाले थे? प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे। ये किस देश के रहने वाले थे? पूर्व सोवियत संघ के थे, वर्तमान रूस के थे। उपर्युक्त दोनों एक ही ऑप्शन है या उपर्युक्त में से सभी गलत हैं। प्रश्न नंबर 11 प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे। ये किस देश के रहने वाले थे? तो पूर्व सोवियत संघ के थे, वर्तमान रूस के थे। उपर्युक्त दोनों एक ही ऑप्शन है या उपर्युक्त में से सभी गलत है। तो प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों एक ही ऑप्शन है यानी कि दोनों सही है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 यहाँ भी है भाई पर प्रश्न अलग हैं। यूरी गगारिन ने किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की? अभी इससे पहले प्रश्न में व्याख्या में आपको बताया था कि यूरी गगारिन किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा किए थे। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा किए थे या 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की थी या इंडियन अंतरिक्ष यान 1961 से किया था या अमेरिका अंतरिक्ष यान 1984 से किया था। प्रश्न नंबर 11 यूरी गगारिन ने किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की? ऑप्शन ए देखें 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से या ऑप्शन बी 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज है भाई। यहाँ पे देखिए सोयूज की है। सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की। 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T से अंतरिक्ष यात्रा की या इंडियन अंतरिक्ष यान 1961 से या अमेरिका अंतरिक्ष यान 1984 से। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से यूरी गगारिन ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 नहीं दिया गया है पर आप नंबरिंग में सुधार कर लेंगे। टाइप करने में नंबरिंग गड़बड़ हो जाते हैं तो नंबरिंग में आप सुधार करते जाना। आप नंबरिंग सीरियल कर लेना। प्रश्न सारे अलग हैं।
तो प्रश्न नंबर 13, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, यूरी गागरिन थे, या उपरोक्त में से सभी ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 13, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 फिर है पर प्रश्न अलग है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रश्न नंबर 13 देखें, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, राकेश शर्मा थे, या आर्यभट्ट थे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा या आर्यभट्ट। तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे? नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे? तो ऑप्शन देखें, ए 20 जुलाई 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे, या 12 अप्रैल 1961 को ओस्टोक नामक अंतरिक्ष यान रूस से पहुंचे थे, या 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से पहुंचे थे, या उपर्युक्त सभी ऑप्शन गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 14, नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे थे? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस अंतरिक्ष यान से पहुंचे? तो वो अंतरिक्ष यान था, तारीख थी 20 जुलाई 1969 को, देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचे थे। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 15, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की प्राचीन मान्यताओं को भारत के किस खगोल शास्त्री ने खंडन किया था? सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की प्राचीन मान्यताओं को भारत के किस खगोल शास्त्री ने खंडन किया था? वाराहमिहिर ने खंडन किया, या आर्यभट्ट ने खंडन किया, या कालिदास ने खंडन किया, या बाणभट्ट ने खंडन किया। प्रश्न नंबर 15, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्राचीन मान्यताओं को भारत के किस खगोल शास्त्री ने खंडन किया? तो ये खंडन करने वाले थे आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग कितने वर्ष पहले प्राचीन मान्यता का खंडन किया था? प्रश्न नंबर 16, भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग कितने वर्ष पहले प्राचीन मान्यता का खंडन किया था? 500 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले, या 1600 वर्ष पहले? आर्यभट्ट ने कितने वर्ष पहले
प्राचीन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्राचीन मान्यताओं का खंडन किया था। तो ये आर्यभट्ट ने ये खंडन किया था 1600 वर्ष पहले, यानी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 1600 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने खंडन किया था। अगले प्रश्न पे आ जाए, प्रश्न नंबर 17। जब सूर्य तथा चंद्रमा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 17। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब इसे इस स्थिति को क्या कहा जाता है? शिजिगी कहा जाता है, युति कहा जाता है, द्विति कहा जाता है या पूर्णिमा कहा जाता है? प्रश्न नंबर 17। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है? शिजिगी, युति, द्विति या पूर्णिमा? तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है शिजिगी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति कहते हैं, द्विति कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं या चंद्र ग्रहण कहते हैं? प्रश्न नंबर 18। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहते हैं युति। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो इसे क्या कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, युति कहते हैं या द्विति कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे सूर्य ग्रहण। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? पंचमी को होता है, अमावस्या को होता है, दशमी को होता है या पूर्णिमा को होता है? सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? पंचमी को होता है, अमावस्या को होता है, दशमी को होता है या पूर्णिमा को होता है? प्रश्न नंबर 20। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को होता है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? युति कहते हैं, द्विति कहते हैं, अमावस्या कहते हैं या
पूर्णिमा कहते हैं। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं वियुति। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं वियुति। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इससे क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, इसे क्या कहते हैं? इससे क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, युति होता है, चंद्र ग्रहण होता है या वियुति होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो इससे चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? द्वितीया को होता है, चतुर्थी को होता है, एकादशी को होता है या पूर्णिमा को होता है? चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? द्वितीया को होता है, चतुर्थी को होता है, एकादशी को होता है या पूर्णिमा को होता है? तो प्रश्न नंबर 25, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखें। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। किस कारण वैज्ञानिकों ने ये कहा? प्रश्न को फिर से समझें, फिर से पढ़ें। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। किस कारण वैज्ञानिकों ने कहा? तो ऑप्शन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ऑप्शन ए है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ऑप्शन बी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से निकली हुई किरणें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से निकली हुई किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से निकली हुई किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण से निकली किरणें हमें अंधा बना सकती हैं। ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण से निकली किरणें हमें अंधा बना सकती हैं। फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। तो प्रश्न नंबर 26, वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए। किस कारण वैज्ञानिकों ने कहा? तो उपर्युक्त सभी बातें सही हैं। इन सभी बातों के कारण ही वैज्ञानिकों ने ये बातें कही। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है?
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 5 अंश झुकी हुई है, 23.5 अंश झुकी हुई है, 66.5 अंश झुकी हुई है या 90 अंश झुकी हुई है? चलिए भाई, प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दें। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 5 अंश झुकी हुई है या 23.5 अंश झुकी हुई है या 66.5 अंश झुकी हुई है या 90 अंश झुकी हुई है? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग कितने अंश का कोण बनाता है? प्रश्न नंबर 28। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग कितने अंश का कोण बनाता है? 5 अंश का कोण बनाता है, 10 अंश का कोण बनाता है, 15 अंश का कोण बनाता है या 20 अंश का कोण बनाता है? प्रश्न नंबर 28। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से लगभग कितने अंश कोण बनाता है? 5 अंश का कोण बनाता है, 10 अंश का कोण बनाता है, 15 अंश का कोण बनाता है, 20 अंश का कोण बनाता है? तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 अंश का कोण बनाता है। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा किस अक्षांश के मध्य दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 29। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा किस अक्षांश के मध्य दिखाई देता है? तो 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश या 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश या 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य या पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के मध्य। प्रश्न नंबर 29। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते समय चंद्रमा किस अक्षांश के मध्य दिखाई देता है? 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश या 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश या 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य या पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के मध्य। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 28.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसमें हम आपको दे रहे हैं। एक ही सेशन में जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे और जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है, दोनों का हल एक ही साथ दे रहे हैं। तो चलिए, अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है? उत्तर देखें, सभी ग्रहों एवं उपग्रहों में चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक है।
सभी ग्रहों एवं उपग्रहों में चंद्रमा हमारे सबसे नज़दीक है। इस कारण चंद्रमा तारों से बड़ा दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न बी, हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? तो उत्तर देखें। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है? तो उत्तर है चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक परिक्रमण 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है लगभग। अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में भी चंद्रमा को इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं, जबकि दूसरा भाग हर समय हमसे छिपा रहता है। फिर से उत्तर देख लें। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक परिक्रमण 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में भी चंद्रमा को इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं, जबकि दूसरा भाग हर समय हमसे छिपा रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर सी, चांदनी किसे कहते हैं? चांदनी किसे कहते हैं? तो उत्तर देखें। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारतीय वायुसेना कर लेना भाई। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। यह किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं। यह किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकते हैं।
और हमें अंधा भी बना सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। फिर से उत्तर देख लें। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। यह किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 आ जाए आपके पाठ्य पुस्तक का। प्रश्न नंबर 2 देखें। पहला प्रश्न है, रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड कौन सा है? तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा है। फिर है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है। 1/4 है। 1/4 रिक्त स्थान में भरा जाएगा। चंद्रमा अपनी धुरी पर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग थे। फिर है, सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण के समय रिक्त स्थान में पृथ्वी की छाया, फिर रिक्त स्थान चंद्रमा पर पड़ती है। फिर यफ देखें। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। राकेश शर्मा हैं। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर नीचे भी देखिए दे दिए हैं। ए में चंद्रमा, बी में 1/4, सी में 27 7 43, डी में आर्मस्ट्रांग, एफ में पहले में पृथ्वी, दूसरे में चंद्रमा और एफ में राकेश शर्मा। इस तरह भी आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करके दिखाया। नीचे लाल पेन से रिक्त स्थान में क्या पूर्ति करना है वो भी लिख दिया हूँ। तो आप उस आधार से भी रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं या इसको देखकर भी रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। सेशन को 2-3 बार देखेंगे, उसके बाद में नोटबुक में लिखेंगे, तभी सेशन समझ में आएगा। क्योंकि प्रश्न पाठ पूरा पाठ कठिन है, तो इसको सरल करने का अच्छा सा तरीका बहुविकल्पी प्रश्न था। अब इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप 2-3 बार देखें, उसके बाद में नोटबुक में लिख लें। आपको अच्छी तरह पाठ कंठस्थ हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 देखें। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न ए है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, सही है या गलत? तो ये सही है। पहला सही है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना प्रभ्रमण कहलाता है, सही है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना प्रभ्रमण कहलाता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए? नहीं भाई, यह आपको अंधा बना सकती है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। हाँ, आज 1600 वर्ष पूर्व
आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला सही स्तंभों को मिलाना है। इसमें तो एक तरफ आपको दिया गया है कि क्या इससे संबंधित है और दूसरी तरफ आपको किससे मिलाना है ये दिया गया है। तो पहली तरफ है युति, युति है, फिर प्रथम अंतरिक्ष यात्री, फिर वियुति, फिर है चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति। दूसरी तरफ है पूर्णिमा, नील आर्मस्ट्रांग, अमावस्या, यूरी गगारिन। तो युति कब होता है भाई? तो युति कब होता है इस आधार पर मिलाएंगे। तो युति को देखिए, युति अमावस्या को होता है, अमावस्या से मिलान कर दिया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गगारिन, जो सोवियत संघ के थे, सोवियत रूस के थे। वियुति कब होता है? तो वियुति होता है पूर्णिमा को, वियुति पूर्णिमा को होता है। और चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। तो इस तरह युति अमावस्या, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन, वियुति पूर्णिमा, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। तो इस प्रकार ये सेशन आपका पूरा हुआ। अब हम अगले सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। ध्यान रहे 2-3 बार सेशन को देख कर लिखेंगे तो आपको पाठ अच्छी तरह से कंठस्थ होगा। तो चलिए अब अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।